तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम यूपी टेट और सी टेट के मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उम्मीद करता हूं ये वाली वीडियो पर भी आपका रिस्पांस उतना ही अच्छा रहेगा। इस वाली वीडियो में भी लास्ट तक आप पूरा देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, आपको मजा आएगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरे साथ साथ। ठीक है, जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड रहेंगे फिर क्वेश्चंस में। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा, आप जानना चाहेंगे क्या आंसर है, हम क्वेश्चंस का व्यवहारिक प्रयोग भी सीखेंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे प्रश्नों में कि आपको लगे कि हाँ, ये हमारी रोजमर्रा के जीवन में बोले जाने वाली भाषा है, जो कि हम मैथ्स को व्यवहारिक रूप से, गणित को व्यवहारिक रूप से कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गणित सिर्फ हल करने के लिए नहीं है, इसका हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज भी कर सकते हैं। ये वाली वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और अंत में वीडियो में बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स देकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का है वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा मित्रों, हमारा पहला प्रश्न यहां लिखा हुआ है और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो औसत से संबंधी है। किससे? एवरेज, यानी औसत निकालना। ठीक है, और औसत के जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारी सीटेट में और यूपी टीईटी में, वो मैंने सारे उठाकर यहाँ रखे हैं। साथ साथ हम एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल मेथड होता है, मैं आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में। और यहाँ पे क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि हमारा ये औसत से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, औसत वाला जो चैप्टर आता है ना हमारा सांख्यिकी में, औसत हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, इनसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। बेसिकली हम माध्य, औसत या माध्यिका का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुलक की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। अब देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में से, यहाँ पे 2 बार लिख गया है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? माध्यिका हमें निकालनी है और आप लोगों ने माध्यिका के लिए 2 चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके माध्यम से आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से। ठीक, एक बच्चे ने 5 विषय थे हमारे पास। कितने विषय थे? 5 विषय थे, यानी उसने पहले में, दूसरे में, तीसरे में भी, चौथे में भी और 5वें में भी 75 अंक प्राप्त किए। तो माध्यिका पूछी जा रही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर पदों की संख्या विषम है, ये हमारे पद बोले जाते हैं, अगर पदों की संख्या विषम है तो एकदम बीचों बीच वाला पद माध्यिका होता है। अगर पदों की संख्या विषम है, याद रखिएगा, अगर पदों की संख्या विषम है तो जस्ट बीचों बीच वाला पद माध्यिका होता है। वो भी कब? आंकड़ों को आप या तो अवरोही क्रम में लिखें, या तो अवरोही क्रम में लिखें, या फिर आरोही क्रम में लिखें। किसमें? आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में, तभी माध्यिका निकालें। आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में निकालने के बाद ही माध्यिका निकालें। यह बात जरूर ध्यान रखें कि अगर माध्यिका पूछी जा रही है तो आंकड़ों को पहले से ही अवरोही या आरोही में व्यवस्थित कर लें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पहले ही व्यवस्थित कर लें। उसके बाद आप देखें कि पदों की संख्या सम है या विषम। हमारे पास 5 पद हैं तो ये विषम संख्या है। पदों की संख्या कैसी है? विषम है। तो यहाँ पे जस्ट बीचों बीच वाला पद हमारी माध्यिका होगा और इन्हें आरोही या अवरोही में लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबके सब नंबर देखिए एक जैसे हैं, 75 75 75 75। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि माध्यिका निकालते समय हम पदों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। दूसरी चीज, फिर हम पदों की संख्या देखते हैं। अगर हमारे पदों की संख्या विषम है, कैसी है? विषम है, तो जस्ट बीचों बीच वाला पद, देखिए जब विषम होगी तो जाहिर सी बात है, यहां पर 2 के मल्टीपल में नहीं होंगे, 2 के मल्टीपल में नहीं होंगे तो एक पद एक्स्ट्रा बचेगा। तो आप इधर साइड के निकाल दें, उधर साइड के निकाल दें, जस्ट बीच में जो आ रहा हो वही हमारी क्या होती है? माध्यिका होती है। लेकिन आपके मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि अगर पदों की संख्या सम हो, कैसी हो? पदों की संख्या कैसी हो? सम हो। अगर पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका निकालने का एक सूत्र प्रयोग कर लेना, आप कभी गलत नहीं साबित होंगे। माध्यिका निकालने का एक सूत्र होता है, अगर पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, और इस पूरे के बटे में आप 2 कर देना। ठीक है, n मतलब पदों की संख्या,
n मतलब क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर आपको कहा है कि माध्यिका कब ये फॉर्मूला यूज करें, जब सम हो, विषम होने पर तो आप बीचों बीच वाला पद ढूंढ लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे बीचों बीच यानी विषम के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आप आसान ट्रिक याद रखें, ठीक है। आप क्यों फॉर्मूले के पीछे भागेंगे, लेकिन सम पद होने पर यही होता है। और इसके अलावा एक ट्रिक होती है बहुत आसान, देखो पदों की संख्या अगर कैसी आ जाए, सम आ जाए, सपोज करो 2 3 4 5 6 और 7, आपसे इनकी माध्यिका पूछी जा रही है। यहां गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 पद हैं, कितने पद हैं, 6, यानी सम, पदों की संख्या कैसी है, सम। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। और इसके अलावा भी मेरे पास एक बहुत आसान मेथड है, आप क्या करें, आप ये देखें उन आंकड़ों में कि बीचों बीच के 2 पद कौन से हैं, जस्ट बीच वाले 2 पद कौन से हैं। तो हम यहां क्या पाएंगे कि जस्ट बीच के, देखो इधर से ये हटा दिए, जस्ट बीच के 2 पद ये वाले हैं। आप देखो, जब पदों की संख्या विषम होगी तो बीच में 1 पद मिलेगा, जब पदों की संख्या सम होगी तो बीच में 2 पद मिलेंगे। तो आप क्या करें, उन दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग दे दें, दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग दे दें, यानी कि 4.5 आएगी। इन आंकड़ों में माध्यिका कितनी आएगी, 4.5, क्योंकि देखिए 4 5 होता है 9, और 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आएगी निकल के। उम्मीद करता हूं आपको पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। यहीं से शुरुआत कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दें जी सर समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक भी कर दें अभी के अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठे, सारे क्वेश्चन नोट करते चलें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहां स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारे लिए यही स्क्रीन के समान है। देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि पिछले क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर सी था वो करेक्ट था, मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया था, आपको आंसर बता दिया था 75, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न में देखिएगा कि यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, माध्य मतलब होता है समांतर माध्य की यहां पे बात होती है, ठीक है। माध्य मतलब औसत होता है, क्या, औसत। तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है, यानी हमसे अंतिम 3, लास्ट के तीनों प्रेक्षणों का माध्य पूछा जा रहा है, ठीक है। ये प्रेक्षण मतलब होता है हमारे ऑब्जर्वेशंस, हमारे नंबर्स, जो भी हमारी यहाँ पे क्रियाएं आ रही हैं वो, ठीक है। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो माध्य है ना, ये यही होता है हमारा क्या, औसत। क्या होता है, औसत, एवरेज, मीन, ठीक है। मीन बोल लो या एवरेज बोल लो, माध्य बोल लो या औसत बोल लो। अच्छा भाई, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य, देखो याद रखना माध्य और माध्यिका अलग है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको क्लियर बता दूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माध्यिका को वो लोग लिखते हैं माध्यक। क्या लिखते हैं, माध्यक लिखते हैं, ठीक है। और माध्य हमारा यही होता है, समांतर माध्य, ठीक। माध्य अथवा औसत, माध्य अथवा औसत, बहुत आसान सूत्र होता है भाई, हमेशा याद रखें इस फॉर्मूले को, और ये आपके प्रश्नों में जान डाल देगा। ये वाला सूत्र जो है आपके सभी माध्य के प्रश्नों में जान डाल देगा। माध्य अथवा औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। आपने भी पढ़ रखा होगा, औसत या माध्य निकालने का तरीका यही होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि ज्यादातर क्वेश्चन ना इसके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है तो। देखिए पदों का अगर हमें योग निकालना है, सारे पदों का, जो भी पद दिए जाते हैं उनका ये औसत या माध्य निकालने का सूत्र है, ठीक है। जितने भी पद दिए गए हैं उन सबको जोड़ दो है, और नीचे किससे भाग कर दो, पदों की संख्या से भाग कर दो, कि कितने पद हैं गिन के उनसे भाग कर दो। अब एक चीज ध्यान देना, आप सब लोग मेरी इस बात पे जरूर ध्यान देना कि देखो यहां से पदों का योग निकालने का सूत्र क्या बन रहा है कि माध्य या औसत में पदों की संख्या का गुणा करना। यानी अगर हम पदों का योग निकालना चाहें, पदों का योग निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, योग, सभी पदों का जोड़ निकालना चाहें तो हम क्या सूत्र बनाएंगे, हम सूत्र बनाएंगे औसत, और औसत को ही हम लोग बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं भाई, माध्य। औसत गुणा पदों की संख्या, पदों की संख्या। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
ठीक है, ये तो हमारा मैथ का फॉर्मूला है ही, साथ साथ इससे जो हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं ये आपका शॉर्ट ट्रिक के बहुत ज्यादा काम आता है। पदों का योग बराबर आपका क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो कैसे आसानी से ये सवाल आपके सामने देखो हल करता हूं मैं। ठीक है, अभी देखना आप कैसे हम आसानी से अपने सवाल को हल करेंगे। हमें प्रेक्षण दिए गए थे, यहां पे कितने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 प्रेक्षण हैं। ठीक है, पहला नंबर ये है, इसमें x की वैल्यू हमें पता नहीं है। एक ये रहा, एक x+3 है, एक x+5 है, एक x+7 और एक x+10 है। 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है हमारे पास, पदों की संख्या हो गई 5। इनका माध्य दिया है 9। इनका माध्य कितना दिया है, 9। अब समझना मेरे भाई बात को ध्यान से कि अगर हम पदों को जोड़ें, अगर हम पदों को जोड़ें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 9 गुणा यानी माध्य गुणा पदों की संख्या, माध्य गुणा पदों की संख्या के बराबर आना चाहिए। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। पहले तो एक परिवार वाले हमेशा सदस्य जोड़े जाते हैं, आपको पता होगा x हमेशा x के साथ ही जोड़ा या घटाया जाएगा। x और एक और x, एक और x, एक और x और एक और x, यानी 5 बार आ रहा है तो हो गया 5x। क्या हो गया, 5x प्लस देखिए 3 और 5 8, 7 15, 15 10 25, तो ये आ गया 5x प्लस 25। और ये देखो ये क्या है, ये पदों का योग है। ये किसके बराबर होगा, पदों की संख्या और औसत या माध्य के गुणनफल के बराबर होगा। देखो बहुत आसान हो गया ना सवाल, तो कितना आसान हो गया। ये आपका आ गया, यहां पे आएगा 45 और 25 को उधर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा माइनस का और बचेगा हमारे पास 20। 5x बराबर कितना मिला, 20, तो x बराबर 20 और ये 5 आ जाएगा बटे में, 20/5 यानी 4 आएगा। x का मान क्या आएगा, 4। अब आपसे पूछा जा रहा था अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत बताइए। लास्ट के तीनों लेने हैं आपको। तो पहले तो x की जगह 4 रख के, पहले तो x की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे और अंतिम 3 प्रेक्षणों को ज्ञात करेंगे। क्या है, तो हमने यहां 4 रखा, 4 और 5 9, 4 और 7 11, 4 और 10 14। तो हमें अब इनका माध्य निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने का सूत्र अभी अभी बताया था, सबको जोड़ो और कितने पद हैं उससे डिवाइड कर दो। तो जोड़ेंगे, देखो ध्यान से देखो, 9 और 11 20, 20 और हमारे पास 14 है तो आएगा 34। 34 बटे कितने पद हैं भाई, 1 2 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर आप पाएंगे 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 बच रहा है। ठीक है, तो वो ऊपर आ जाएगा और यहां पे नीचे रहेगा 3। 11 सही 1/3 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 11 सही 1/3। इसको भी नोट कर लें, पूरा प्रोसीजर अगर आपको समझ में आया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ही पूछने लायक होते हैं भैया। ठीक है, देखिए आप ध्यान से पढ़ते हैं पहले प्रश्न को हम। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। यह भी यूपी टेट में पूछा गया है 2013 में। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, औसत से संबंधी प्रश्न आ सकता है, आपका जूनियर लेवल के लिए ज्यादा सुटेबल होता है औसत के प्रश्नों को पढ़ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं जैसे तरीका बता रहा हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कैसे निकालें ये चीज आपके आज दिमाग में बैठनी चाहिए, मैं हर संभव कोशिश करूंगा ऐसी। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। ध्यान देना जरा, 5, फिलहाल में एक परिवार में 5 सदस्य हैं। कितने हैं, 5 सदस्य हैं हमारे पास। ठीक है, समझना जरा ध्यान से, हमने 5 सदस्य मान लिए, A B C D और E हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इन 5 सदस्यों की औसत आयु जो है वो कितनी है, 20 वर्ष। यानी 5 सदस्यों की आयु का जो योग होगा, जो जोड़ होगा, हम कैसे करते हैं, अभी आपको बताया था कि औसत का, देखो औसत जब मिला, हमें पता हो औसत कितना है, 20 है और सदस्य कितने हैं, 5 हैं, तो आयु का जोड़ कितना निकल के आएगा, यानी पदों का योग कितना निकल के आएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम अपने औसत में पदों की संख्या का गुणा कर देंगे, यानी 20 गुणा कर देंगे 5 यानी 100 वर्ष। उनकी सबकी 5 की कुल मिलाकर जो आयु है वो 100 वर्ष है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला जो सबसे छोटा सदस्य है, मान लेते हैं ई है, जो
वो यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, यानी इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है? ई है। ठीक है, छोटा सदस्य हमने किसको मान लिया? ई को। तो वो कह रहे हैं कि ई की जो आयु है वह 10 वर्ष है। भाई बिल्कुल क्लियर, मान लिया हमने ई की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? अब ध्यान देंगे, इस समय ई कितने साल का है? 10 साल का है। तो जब ई पैदा हुआ होगा तो 10 साल पहले की कहानी है, 10 साल पहले की बात हो रही है। तो सबकी कितनी आयु घट जाएगी? सबकी आयु 10 वर्ष घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? इन पांचों की आयु 10 वर्ष घट जाएगी कि नहीं? यानी 50 साल तो यही कम हो गए सीधे सीधे। 50 साल, यानी इस टोटल में बता रहा हूं मैं, औसत में नहीं, टोटल में 50 साल कम हो गए कि नहीं हो गए? तो अब जो 50 आएगा, ये बताओ मुझे, ई तो पैदा हुआ है तो ई तो खत्म, मतलब ई की आयु जोड़ेंगे आप क्या? ई जस्ट पैदा हुआ है, उस समय की बात हो रही है, यानी 10 साल पहले की बात हो रही है, तो ई तो नहीं काउंट होगा। तो काउंट क्या होंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बचे कितने? 4 लोगों की आयु का योग आ गया हमारे पास कितना? 50। कितना आ गया? 50 वर्ष। हमें औसत चाहिए था, तो औसत निकालने के लिए आप योग में पदों की संख्या से भाग करते हैं। 50 में किससे भाग कर दें? 4 से भाग कर दें। देखिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम इसको काटते हैं, 2 दूनी 4 और ये आएगा कितना? 25। 25/2 का मतलब क्या हुआ? 12.5। 12 सही 1/2। 12 सही 1/2, यानी 12 सही, 12 तो पूरा है, तो 12 वर्ष हो गया है ना। और 1/2 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 6 माह। 1/2 आधा साल का मतलब क्या हुआ? 6 माह। कहो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको यहां पर नीचे ना एक थम्स अप का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें अभी के अभी। ठीक है, चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 वर्ष 6 माह हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अलग अलग कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपका काम है इनको नोट करना। ठीक है, अगर आप नोट करते रहेंगे तो आप अपने बाकी सारे जो क्वेश्चन है ना उनको भी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है 26, 27, 28, 29। अगर आप लोगों ने ये प्रश्न हल किया है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसका उत्तर हमें जरूर बताएं कमेंट में। मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वह कितना है? 15 है। माध्य या औसत जो भी दिया गया हो वो आपको ऐसे दिया जाएगा। यहां पे एक आपको फॉर्मूला याद करना है और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य या औसत कितना होता है? पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी देखिए आपसे कह दिया जाए पहली n प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए पहली n, यानी पहली 10, पहली 20, पहली 30, पहली 35, 33, कैसे भी बोल दिया जाए, पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं, पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं, इनका औसत बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य या जो औसत होता है वो होता है n + 1/2। n + 1/2। अब देखिए ध्यान से, हमसे कहा गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है वो 15 है, यानी n + 1/2। ठीक है, तो ये कितना दिया है? 15 दिया है हम लोगों को। भाई ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र हो गया और ये औसत दिया है हमें 15। हमने कैची गुणा कर दिया तो n + 1 = 30 और आप निकालेंगे n बराबर 1 को उधर ले जाएंगे, 30 - 1 = 29। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, एक कंसेप्ट पे आधारित है, एक कंसेप्ट पे। अब मैं कुछ बोल रहा हूं वो आप नोट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है कि पहली n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, पहली n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वह n ही होता है। पहली n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या निकालेंगे? 1 2
सॉरी 2 नहीं आएगा, पहली 10 विषम संख्याओं की बात हो रही है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ठीक है, ये हमारी पहली 10 विषम संख्याएं हो गई। इनका औसत मैंने क्या बोला, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा। सिंपल बात समझ रहे हो, मेरी बातों को समझो। देखो पहली n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो भैया 50 ही आंसर है हमारा। देखिए मैंने पहली 10 विषम संख्याएं लिख दी। ठीक, इनका औसत निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, हम अभी अभी हमने ये देखा था, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यहाँ पे 2-2 का गैप है, फिर भी औसत। देखो एक और यहाँ पे ट्रिक होती है कि अगर गैप समान है, हर एक संख्या के बीच समान गैप है, तो उनका माध्य निकालने का, उनका औसत निकालने का एक सूत्र होता है, पहली और आखिरी को जोड़ो 2 से भाग कर दो। पहली और आखिरी को जोड़ो 2 से भाग कर दो। 1 + 19/2 यानी 20/2 यानी 10। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10 ही आया, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला यहां से और बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, मेरा काम ही है फॉर्मूला बनाना आपके लिए। क्या फॉर्मूला बनाता हूं देखना आप। अब हम प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं को भी देखेंगे। ये वाला तो नोट ही कर लेना, ये ना तो विषम थी ना सम थी, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत था। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था अपने हाथों से स्वयं, वह। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से कि अगर मैं कहूं कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या कहेंगे। पहली 5 सम संख्याएं होंगी 2 4 6 8 और 10। पहली 5 सम संख्याएं क्या होंगी, यही तो होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल यही होंगी। इनका औसत बताओ, तो आप क्या करेंगे, पहली और आखिरी को जोड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच भी गैप समान है, सबके बीच 2-2 का गैप है। पहली और आखिरी को जोड़ा तो 12/2 कर दिया, कितना आ गया 6। एक फॉर्मूला यहां से बन रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। क्या होता है, n+1। आपका काम है नोट करना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत होता है कितना, n+1। और सेम अगला फॉर्मूला जो मैंने अभी बता दिया था, प्रथम n विषम, कैसी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, ये n ही होता है। ये 2 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत इजीली कर सकते हैं इनसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मैंने फॉर्मूला क्या, मैंने आपको बेसिक ही बता दिया। अगर हम औसत निकालेंगे, सारे पदों को जोड़ेंगे, बटे पदों की संख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ये हमने अभी अभी सॉल्व किया था, कितना था 29। एक बार और सॉल्व कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। ये था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, और ये इस सवाल में दिया है 15। ठीक है, n बराबर हो गया हमारे पास, देखो 15 दूनी 30 है ना, और ये 1 आएगा, ये उधर चला गया -1, यानी 29 आएगा हमारे पास। n का मान कितना आएगा, 29 आएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहां लिखा हुआ है, और यह प्रश्न बिहार टेट के एग्जाम में 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित आंकड़ों, यानी ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्य बताना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि माध्य निकालने का क्या तरीका होता है। कि अगर हम माध्य निकाल रहे हैं, देखिए अगर हम माध्य निकाल रहे हैं, अगर गैप बराबर है बीच में, क्या गैप बराबर है बीच में, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा पहली और आखिरी को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर गैप बराबर ना होता तो आप सभी आंकड़ों को जोड़ते, बटे में पदों की संख्या, यानी कितने टोटल आंकड़े हैं वो उससे भाग करते। अब सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप पहली और आखिरी को जोड़ें। ठीक है, 2 + 20/2 कितना आएगा निकल के, ये हो गया 22। 2 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 11, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अब दूसरी चीज, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो होता है n+1। पहली सम संख्या से शुरू हुई है गाड़ी, यहां पे देखो
पहली सम संख्या होती है 2 और पहली से ही शुरू होनी चाहिए थी, तब वो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। पहली, दूसरी, तीसरी, देखो लाइन से सभी सम संख्याएं लिखी हुई हैं, कितनी हैं गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। पहली 10 सम संख्याओं का औसत, पहली n सम संख्याओं का औसत होता है n+1, तो पहली 10 सम संख्याओं का औसत होगा 10+1 यानी 11। क्या होगा? 11। वही तो निकला था भैया, देखो दोनों तरीके से आ गया। तीसरा तरीका आप ट्राई कर लें, सबको जोड़ो और कितने पद हैं 10, 10 से भाग करो, आ जाएगा। सबको जोड़ोगे आपको मिलेगा 220, कितना मिलेगा 220, और 10 से भाग करोगे तो भैया देखो 10 से नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन, सबको जोड़ोगे तो 110 मिलेगा, कितना 110 मिलेगा, और 10 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। देखो ध्यान से आप सबको जोड़ के देखें, 110 मिलेगा और 10 से भाग करेंगे क्योंकि पदों की संख्या से भाग करना है। तो तीन तरीके आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप किसको फॉलो करेंगे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये हमारा पहला मेथड है, ये हमारा दूसरा मेथड है, ये हमारा तीसरा मेथड है, लॉन्ग वाला, इसमें सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर लाइन से शुरुआत से सबसे पहले आपको सम संख्याएं दी गई हैं तो आप गिन लो कितनी दी गई हैं, 1 जोड़ दो, वही उनका औसत होता है। शुरुआत से दी हो तब, अगर बीच में से कहीं दी गई है तो आप इसको यूज करें या इसको यूज करें, ठीक है। पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है n+1, ये इसके लिए होता है पहली, यानी शुरू से शुरू होनी चाहिए एकदम। पहली सम संख्या होती है 2, पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, n+1 नहीं होता। विषम, जब हम बात करते हैं विषम की तब n ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको नोट कर लें। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी एक आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान दें कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। आप याद रखें 7 क्रमिक यानी क्रम से बोली जा रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शुरुआत की 7 बोली जा रही है, ये कोई भी 7 हो सकती है, बस क्रम से है। इन 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो देखो सिंपल तरीका होता है, जब भी आपसे क्रमागत या क्रमिक पूछा जाए या क्रम से संख्याएं पूछी जाएं तो आप कैसे मानेंगे? देखिए हमें 7 संख्याएं माननी है तो हम मानेंगे x+1, x+2। देखिए एक क्रम से ही तो है, ये x हो गई, इसमें 1 बढ़ गया, फिर 1 और बढ़ गया, 1 2 3 ऐसे करते हैं तो 1 1 बढ़ता चला जाता है। x+3, x+4, अरे भाई x+5 और x+6, ये हमारी हो गई 7 क्रमागत संख्याएं और इनका औसत कितना है? 20 है। कितना है भाई? 20 है। तो एक बात बताएं जरा आप लोग, एक बात हमें बताएं कि अगर हम इनको जोड़ें तो इनका योग कितना होगा? अभी अभी आपको मैं हर बार बता रहा हूं कि योग होता है पदों की संख्या और औसत का गुणा करना, योग कहलाता है। अगर आपको औसत या माध्य का क्वेश्चन दिया जाए, औसत का और पदों की संख्या का गुणा कर लो, ये पदों का योग मिल जाएगा। तो हमें पदों का योग अगर निकालना है, पदों को जोड़ना है, तो हम ऐसे करके इनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। ये सारे पद जुड़ गए हमारे। देखो पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं। इनका योग क्या होगा? इनका योग होगा 140। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो 7 दूनी 14, 7 और 20 का गुणा 140 होता है। पदों का योग क्या लिखवाया था? पदों का योग लिखवाया था औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या। देखो x कितनी बार जुड़ रहा है? x हमारा जुड़ रहा है 7 बार, तो हो गया 7x प्लस 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 बराबर 140। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 7x बराबर कितना हुआ? 140 माइनस 21, तो यहां कितना मिलेगा? आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9, यहां मिलेगा 3 और सॉरी यहां 9 और 3 में से 2 घटाया 1 और यहां 1, तो x बराबर हमें मिला 119/7। ये 7 नीचे आ गया, 17 सत्ते 119, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 4 बचा 49 हो गया, 7 सत्ते 49, तो 17 आया x का मान। x का मान क्या आया? 17 आया। इजी कैलकुलेशन है। देखिए सबको जोड़ा, कितने x थे? 7x प्लस जो बचे हुए अंक हैं इनको जोड़ा तो 21 आ गया, 21 को उधर ले जाके घटाया तो 119 मिला। हमें x का मान चाहिए तो 7 यहाँ गुणा में है, बटे में आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 17 आ गया।
बड़ी संख्या पूछी जा रही तो भैया बड़ी वाली तो ये रही ना, सबसे बड़ी वाली x + 6। देखो ये सबसे छोटी है x, और ये दूसरे नंबर की, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं देखो सबसे बड़ी है x + 6, यानी 17। x का मान था 17 और 6 जोड़ दिया इसमें तो कितना हो गया, 23 हो गया। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। अगर आपसे पूछा जाता सारी संख्याएं बताइए तो आप तुरंत बता सकते थे 17, x कितना आया 17, फिर एक जोड़ेंगे तो 18, फिर एक जोड़ेंगे तो 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23। देख लो ध्यान से, यही सातों संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 20 है, और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 23 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 23। इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा होगा आप लोगों को। अगर लगा है वाकई में तो थम्स अप यानी लाइक कर दें वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहां पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है, और ये भी कंपटीशन लेवल में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी में खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल ये आपका 2011 में राजस्थान टेट में पूछा गया था। अब इसका नाम जो है रीट है, पहले आर टेट लिख के आया करता था। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। भाई 4 विषय में टोटल जो अंक हैं वो 200 अंक हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 48 है, तो चौथे विषय में प्राप्त अंक बताइए। समझना जरा ध्यान से, 4 विषय में 200 अंक हैं टोटल मिलाकर, और 3 विषयों का औसत दिया है, टोटल नहीं दिया है, औसत दिया है 48। तो हम 3 विषय का टोटल निकाल सकते हैं। टोटल किसका, टोटल निकाल रहे हैं हम 3 विषयों का। 3 विषयों का, भाई 3 विषयों में टोटल कितने अंक आए होंगे उसके, ये हम निकाल लेते हैं। 3 विषयों में कितने आएंगे टोटल, तो टोटल यानी योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 विषय थे ना, तो पदों की संख्या का औसत में गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 8 तिया 24, हाथ से लगा 2, 4 तिया 12, 2 14। 3 विषयों में उसने 144 अंक पाए। 4 विषयों में टोटल मिलाकर, देखो समझना बात को, ए, बी, सी और डी, 4 विषयों में कुल उसके 200 अंक थे। किसी भी बालक के होंगे, किसी के भी मान सकते हैं हम, लेकिन उसके 3 में हमने टोटल कितने निकाले, 144 निकाले भाई इन तीनों में। तो चौथे विषय में कितने अंक आए होंगे, जाहिर सी बात है कि हमारा ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, इन तीनों में टोटल मिलाकर 144 आया, यानी चौथे यानी डी वाले में कितना आएगा, 200 माइनस 144 आएगा कि नहीं आएगा, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 56 बचा भैया, देख लो ध्यान से, 56 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 56, ये हमारा सही उत्तर है। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 4 विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, 200, और 3 विषयों में हमें औसत दिया है, तो यहां से कुल अंक हमने निकाले 144। भाई जो यहाँ पे गैपिंग आ रही है वो चौथे विषय की तो आ रही है, तो वो गैप है कितना, वो 56 अंकों का फर्क जो है वो चौथे विषय के कारण पता चल रहा है, वो चौथे विषय में प्राप्त अंक 56 होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको दोनों में से किसी एक तरीके से तो समझ में आया ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहां लिखा हुआ है, 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 26 है। देखिए मैं आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, मैं बीच बीच में ये कहना भूल जाता हूं कि ये अलग अलग टाइप के जो मैं क्वेश्चन लाया हूं ये इसलिए लेके आया हूं कि आप हर अपनी क्षमता को आंक सकें और आप हर तरीके के क्वेश्चन का अनुमान लगा सकें। पंजाब टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में, ठीक है, पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, आप तैयारी करते रहें, और ये हमारे देश की परीक्षा है, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपके में रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं, बस संख्याएं बदल सकते हैं, अंक बदल सकते हैं। 5 संख्याओं का जो माध्य है वह 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या हमने कम कर दी, तो माध्य रह गया कितना, 24। तो क्या पूछ रहे हैं कि निकाली गई संख्या क्या है, वो संख्या जो है वो निकाली गई, जो कौन सी संख्या निकाल दी गई है तब उनका माध्य बचा है 24। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 संख्याओं का अगर माध्य जो है वो 26 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 26 गुणा 5 होगा कि नहीं होगा, 26 गुणा 5 होगा, जाहिर सी बात है। तो योग हो गया 130, 5 संख्याओं का योग हो गया 130। ये जो 130 है इसमें 5 संख्याएं हैं, और मैं कहूं कि भैया एक संख्या निकाल देने पर संख्या बचेंगी 4, तब औसत रह गया 24, तो 24 चौके 96। अब जो 4 संख्याओं का जो योग है वह है 96। देखो ध्यान से सुनना, ये 5 संख्याओं का योग था, इसमें 5 संख्याएं थी, और ये 4 संख्याओं का योग है, इसमें 4 ही संख्याएं हैं। तो भैया एक संख्या जो निकाली गई है, आप समझो जरा ध्यान से, इसको मैं आपको बेसिक से अगर बताऊं तो मैं ऐसे बता सकता हूं, वैसे तो मुझे तो क्लियरली समझ में आ रहा है, बस आपको आना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया था कि 5 संख्याओं का जो योग है वह 130 आ रहा है, और इनमें से इन 4 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। कितना आ रहा है, 96। देखिए ये रहा ना, 4 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 96। तो निकाली गई संख्या हमारी ई हो गई। फिर ई को ज्ञात करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो ई बराबर क्या आएगा 130 माइनस 96, यानी कितना बचा हमारे पास 34 बचा। यही हमारा करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, क्या 34। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 34 यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। क्या ये समझ आया या नहीं? आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, ये करते करते आएगा आपको, ये अभ्यास से आएगा। आपको पता होना चाहिए इसमें 5 संख्याएं हैं, इसमें 4 संख्याएं हैं, मतलब जो एक संख्या कम हुई है वो इनके इसमें से घटाने से मिल जाएगी हमें। देखो कितना आ रहा है 34 आ रहा है, तो आप यहाँ 2 लाइन में सवाल को हल कर सकते थे। ये तो एक बेसिक तरीका है आपको समझाने के लिए, एक तरीका है। याद रखें कि यहाँ 5 संख्याएं हैं, यहाँ 4 हैं, जो निकाली गई है वो कितनी है 34 है, 34 निकाली गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया करें हर एक क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत है 12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और आपको बता दूं कि ये यूपी टेट में तो आया ही है, साथ साथ ये क्वेश्चन बीटीसी में भी आया है, डीएलएड यूपी डीएलएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर देने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, सभी पदों को जोड़िए, बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 को लिखिए और बराबर में लिखिएगा 12 को। कैंची वैची गुणा करके आप इसका आंसर बताइए x कितना आएगा। ठीक है, यही एक तरीका है इसको आसानी से हल करने का। तो जल्दी से आंसर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। हमें x का मान निकालना है, हमें औसत दिया गया है 12, तो पदों का योग क्या होता है? पदों का योग यानी 16 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 11 और प्लस x प्लस 8 प्लस 7, ये पदों का योग हो गया। ये किसके बराबर होता है? ये होता है पदों की संख्या गुणा औसत। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, 7 गुणा 12, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 12 सत्ते 84 आएगा। कितना आएगा? 84 आएगा। इनको जोड़िएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? जब आप इनको जोड़ेंगे आपको 70 मिलेगा। देखिए चलिए मैं कोशिश करवाता हूं जोड़ने की। देखो ध्यान से, 8 7 15, 15 और 11, 15 11 होता है हमारा 26, 26 और 5 कितना होता है? 26 5 होता है 26 5 31, 31 और 13, 31 और 13 हमारा, ये 5 नहीं 15 था, ये वही मैं कहूँ, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, ये 15 था। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा इजी हो गया, वही मैं कहूँ ये थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ कर रहा है भाई, ये 15 था, देखिए यहाँ पे 15 था ना। अब देखो आराम से हो जाएगा, देखो 15 15 30 और 1 31 हो गया, 31 और 10 41 और 3 कितना हो गया? 41 3 44, 44 और 1 45, 10 55, 55 और 15 70, 55 और 15 70, तो 70 प्लस x बराबर आ गया 84, तो हमारा x बराबर आ गया 84 माइनस का 70, यानी x बराबर आ गया कितना? 14। x का मान क्या आ रहा है? x का मान आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते चलिए। ठीक है, उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर औसत के क्वेश्चन तो खत्म हुए, अब हम देखेंगे एक एक नियम के कुछ प्रश्न। चलिए तब तक के लिए आप इसको नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर हमारा एक एक नियम का पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। और एक एक नियम, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था आपको कि व्यवहारिक प्रयोग जो गणित का है, सबसे ज्यादा एक एक नियम का ही प्रयोग हम करते हैं रोजमर्रा की जीवन में, दुकान पर जब जाते हैं किसी भी सामग्री को खरीदने के लिए। एक एक नियम है क्या असल में, तो आपको मैं आज यहाँ बताऊंगा एक एक नियम है क्या। एक एक नियम में देखिए, ध्यान देना जरा मेरी बात को। एक एक नियम में अगर आपको एक वस्तु का मूल्य दिया गया है, एक वस्तु का मूल्य दिया गया है, आपको समझना मेरी बात को, सिर्फ समझना, मैं कुछ फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, मैं सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। एक वस्तु का मूल्य दिया गया है और आपको ज्यादा वस्तुओं का मूल्य निकालना है, अधिक वस्तु का मूल्य निकालना है, अधिक का चाहिए, अधिक का मूल्य, अधिक का मूल्य चाहिए अगर आपको, तो आप गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समझना बात को, एक वस्तु का मूल्य दिया है, एक वस्तु का मूल्य दिया है, अधिक का मूल्य चाहिए, निकालना है यानी कि, तो आप गुणा करेंगे। समझना बात को, ठीक है। और आपको अधिक वस्तु का मूल्य दिया है, अधिक वस्तु का मूल्य, अधिक का मूल्य दिया है अगर आपको, ठीक है, अगर आपको अधिक का मूल्य दिया है और आपको एक का निकालना है, एक का निकालना है, एक वस्तु का निकालना है, तो आप हमेशा क्या अप्लाई करेंगे? भाग करेंगे। याद रखना, ठीक है। एक से अधिक के लिए हम गुणा करेंगे
हैं, एक से अधिक निकालने के लिए गुणा करेंगे और अधिक से एक निकालने के लिए भाग करेंगे। ठीक है, इतना बस यूनिटरी मेथड होता है हमारा, एक एक नियम सिर्फ यही कहता है। सब कुछ आपको सवाल में अप्लाई करके बताऊंगा और ये हम करते हैं व्यवहारिक जीवन में, इसका प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, हर दिन करते हैं लगभग। देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। मैंने आपको बोला था कि हम अपनी रोजमर्रा की भाषा का इस्तेमाल करेंगे सवालों में। एक पेंसिल का जो मूल्य है वह 2.5 रुपए है। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन, आप बिल्कुल ऐसे ना समझे कि कौन सी भाषा लिख दी भाई, 2.5 रुपए, आगे अमित 1.5 दर्जन। ये सीटेट में पूछा गया है, डिट्टो ऐसे ही लिख के पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि 1.5 किसको कहते हैं, 2.5 किसको कहते हैं। सीटेट एक आयोग है भाई, वो आपकी हर एक चीज को आंक रहा है यहाँ पर। ठीक है, भाषा ही परख को भी आंक रहा है आपकी, कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बट आप लैंग्वेज अगर समझ गए, आपको 2.5, 1.5 वगैरह इनका मतलब पता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य, देखिए एक पेंसिल समझना बात को, एक वस्तु का मूल्य दिया है हमें कितना, 2.5 रुपए। 2.5 जानते हैं ना आप, 2.5 अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2.5 का मतलब होता है कितने रुपए, हमारे पास 2 रुपए 50 पैसे, 2.50, ये होता है 2.5। अगर आप सही बटे के रूप में लिख सकते हैं तो 2.5 को हम लिख सकते हैं अपना कितना, 2 सही 1/2, ये भी 2.5 है। ठीक है, आप चाहे वैसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, दोनों ही 2.5 ही है। हमसे पूछा जा रहा है 1.5 दर्जन पेंसिल। ठीक है, अमित ने कितनी खरीदी, 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो भाई 1.5 दर्जन पेंसिलों का ही तो मूल्य उसने चुकाया होगा। तो 1.5 दर्जन होता क्या है, तो आपको पता होगा कि एक दर्जन में कितनी, 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी, 12 वस्तुएं होती हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, होती हैं कि नहीं। 1.5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी भाई, देखो आधे दर्जन में 1.5 क्या होता है, 1.5 होता है 1 + आधा, ये तो 1.5 होता है। एक दर्जन में 12, आधे दर्जन में 6, तो कुल मिलाकर 18 वस्तुएं हुई कि नहीं हुई। तो 1.5 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो गई, 18 वस्तुएं हो गई। यानी कि उसने 18 पेंसिलें खरीदी। कितनी पेंसिलें खरीदी, 18। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य दिया है, हमें 18 पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो एक एक नियम के अकॉर्डिंग एक से अधिक वस्तु का मूल्य पूछा जा रहा है, आप गुणन क्रिया को अपनाएंगे, गुणा करेंगे। आप 18 का तुरंत से गुणा कर देंगे 2.50 में। तो ये तो गुणा इजी होने चाहिए आपके लिए। देखो 18 का 0 में किया 0, 18 पंचे 90 की 0, हाथ से लगी 9, 18 दूनी 36 और 9 45, और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव था तो आया इतना, ये कितना निकल के आया, रुपए 45 निकल के आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, कोई भी पैसा है नहीं, तो रुपए हो गए 45 पूरे। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही 45 निकालेंगे तुरंत आंसर टिक कर देंगे। बहुत गलत बात है, आपको बताना यह था कि उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये पूछा गया है आपसे। हड़बड़ी में कभी क्वेश्चन को ना करें। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो भैया 100 का नोट दिया था, 45 काट लिए गए, कितने वापस मिले, 55 वापस मिले। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। कितने वापस मिलेंगे, 55 रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, 45 की तो पेंसिलें खरीद ली उसने, 55 रुपए वापस मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान टेट में पूछा गया है। ठीक है, 2011 में। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो यूनिटरी मेथड है, यानी एक एक नियम है, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझिए, देखिए क्या है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यूनिटरी मेथड यहां अप्लाई किया जाता है, बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई होगा तो ऐसे क्वेश्चन में होगा। कैसे कि देखिए हमें 5 पेंसिल, आप ऐसे ही लिख लिया करो नॉर्मली। ठीक है, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं। 5 पेंसिल्स का मूल्य दिया गया है कितना, हमें दिया गया है 5 पेंसिल्स का मूल्य कितना, 3 सही 3/4, तो ऐसे लिख लेते हैं 4 × 12 3, 15/4, इतना रुपया दिया गया है। ये 5 पेंसिल का मूल्य है, तो हमें 2 का चाहिए। अब एक एक नियम ये कहता है कि जब भी ज्यादा चीजों का मूल्य दिया जाए पहले एक का निकालें। कितने का निकालें, एक का निकालें। अगर आप बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे आप जल्दी भी करने लगेंगे। तुरंत एक पेंसिल का मूल्य निकाल दें। एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा हमारा निकल के, एक पेंसिल का मूल्य हमारा निकल के आएगा। देखिए ध्यान से, 5 वस्तुएं थी, एक वस्तु का निकाल रहे हैं। ज्यादा से कम में जब आते हैं तो भाग प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसका भाग कर दो इधर, तो इसमें हम कर देंगे भाग। तो भाई भाग अगर हम 5 का करेंगे तो आपने भिन्नों में भाग किया होगा, इसके बटे में 1 मान लो।
ठीक है। तो जब बटे में 1 मान लेंगे तो हम भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगाते हैं और संख्या को पलट देते हैं। तो ये अपना कितना आएगा, 5 तिया 15, 3/4 कितने रुपए हो गए, 3/4 रुपए हो गए। ठीक है। अगर आप भाग करना नहीं जानते तो आप 15/4 में भाग करेंगे 5 का, तो 5 नीचे आएगा भाई, यहाँ पे याद रखिएगा, भाग करने पर बटे में आएगा। ठीक है। काटेंगे आप तो मिलेगा 3/4, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। भिन्ने इतनी तो आप हल कर लेते हो, उम्मीद है। निकालना है 2 पेंसिल का मूल्य, 2 पेंसिल का। ठीक है। अब देखिए 1 से हम ज्यादा में जा रहे हैं, 1 का मूल्य इतना है, ज्यादा निकालने के लिए गुणन प्रक्रिया अपनाएंगे। कौन सी गुणन प्रक्रिया, 3/4 गुणा 2 पेंसिल का चाहिए, 2 का गुणा कर दो, 2 से काटा इसको तो हमें कितना मिला, हमें मिला 3 नीचे 2 आ रहा है, ये देखो। ठीक है। यहाँ 2 एकम 2, 3 का 1 में गुणा करोगे ऊपर तो 3 आएगा, नीचे 2 आ रहा है, तो 3/2 हमारा करेक्ट आंसर है। 2 पेंसिल का मूल्य है रुपए 3/2, यानी 3/2 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं एक एक नियम पूरा क्लियर हो गया होगा इस वाले क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और एक मजेदार सा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है। मतलब ना ज्यादा कठिन है ना ज्यादा ही सरल है। देखिए क्या है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए, या कितना होगा। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। बाकायदा ये आपके ऑप्शन रहे, अगर कोई निकाल सकता है तो वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट में आंसर जरूर बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले तो देखिए एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए दिया गया है, और हमें संतरे कितने चाहिए, हमें संतरे चाहिए 1.5 दर्जन। कितने, 1.5 दर्जन। और फिर से वही 1.5 दर्जन मतलब 18 संतरे चाहिए। एक संतरा आपका आता है कितने रुपए में, 5.5, 5.50 इतने रुपए में आता है, 5 रुपया 50 पैसा, 5.5 हो गए। हमें चाहिए 18 संतरे, 18 संतरे ये कितने में आएंगे भाई, 1 से 18 में जा रहे हो, गुणन प्रक्रिया अपनाओगे, 1 से अधिक में जाने पर गुणा किया जाता है, तो 18 गुणा 5.50, यानी ये हमें मिलेगा 18 का 0 में 0, 18 पंचे 90, यहाँ से लगा 9, 18 पंचे 90 और 9 99, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना रुपया आया, 99 रुपया 00 पैसा, मतलब 99 रुपए पूरे आ गए हमारे पास। तो संतरे के तो रुपए हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं। अब बात आती है सेब की, तो जरा ध्यान से देखें, 1 किलोग्राम सेब आपको कितने रुपए के मिल रहे हैं, 80 रुपए के मिल रहे हैं। कितने, 80 रुपए के। हमसे कितने किलोग्राम लाने के लिए कहा गया है, 1 और 3/4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 3/4 किलोग्राम, यानी 1 + 3/4 किलोग्राम लाना है हमें, इतना किलोग्राम। अब ये टोटल किलोग्राम हुआ कितना, पहले तो ये पता लगाओ। तो ये हुआ हमारे पास कितना किलोग्राम हुआ, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 किलोग्राम हमें क्या लेने हैं, सेब लेने हैं। अब आपको भी पता है कि 1 किलोग्राम सेब 80 रुपए के आते हैं, तो 7/4 किलोग्राम कितने के आएंगे भाई, फिर से 1 से अधिक में जा रहे हो, गुणन प्रक्रिया अपनाओगे, 80 गुणा 7/4, 4 से काटोगे तो 20, और 20 और 7 का गुणा करोगे तो कितने रुपए बने जाके, 140। तो भैया संतरे आएंगे 99 के और सेब आएंगे 140 के, कुल मिलाकर कितना हुआ, 140 + 99, यानी 9 और 9 4 13 और 2, 239 रुपया खर्चा आएगा टोटल इसमें। तो हमसे वही पूछा जा रहा था कि इतने मतलब 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, तो कुल मिलाकर कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 239 रुपए। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो सवाल के लिए, इस सवाल के लिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, अभी एक क्वेश्चन लास्ट में आपको दिखेगा, वो होमवर्क के लिए होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो अब आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर।